students, a very warm welcome to Skillshot। आज का हम लोग का टॉपिक है आरओसी इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है और वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए मैंडेटरी होते हैं, जरूरी होते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि एक कंपनी होता क्या है। आज हम लोग बहुत ही नॉर्मली अपने रोज के काम अपने रोज के लाइफ में हम लोग कंपनी वर्ड सुनते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इसका मतलब क्या है, क्या आप लोग को ये पता है? तो अ कंपनी अब्रिविएटेड एज सीओ डॉट, इसका मतलब क्या कि हम लोग कंपनी को किस तरीके से लिखते हैं? सीओ डॉट। अगर आप लोग देखोगे तो कोई भी कंपनी के बाद इस तरीके से कंपनी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है ये? लीगल एंटिटी रिप्रेजेंटिंग एन एसोसिएशन ऑफ पीपल दैट मेक्स मनी बाय सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूट या एक ऐसा एसोसिएशन जहां पे लोग एक साथ मिलते हैं और मिल करके गुड्स सेल करते हैं या सर्विस सेल करते हैं। कोई भी कंपनी फॉर्म करने का मोटिव यही होता है कि हम लोग अपना सामान बेचें या अपना सर्विस प्रोवाइड करें। कोई भी कंपनी चैरिटी के लिए तो खोलता नहीं है। तो कंपनी फॉर्म करने का मोटिव क्या है? कंपनी क्या है? कंपनी वो एक ऐसा जगह है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कुछ लोग एक साथ मिलते हैं और अपना गुड्स और सर्विस सेल करते हैं। तो ये हुआ कंपनी के बारे में बात। आइए आगे देखते हैं। पर्पस ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। कोई क्यों कंपनी फॉर्म करता है? तीन रीजन हो सकते हैं। सबसे कॉमन रीजन जो आप लोग को सबको मालूम है एक कंपनी फॉर्म करने का क्या है, कि हम लोग प्रॉफिट अर्न कर सके। हम लोग का सबका मोटिव यही है एट द एंड ऑफ द डे, पैसा कमाना। तो हम लोग क्यों कंपनी फॉर्म कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए। तो सबसे पहले टू अर्न प्रॉफिट्स। अब एक चीज बताओ, अगर हमको प्रॉफिट ही अर्न करना था तो हम सीधे सीधे ऐसे बिजनेस खोल के, नॉर्मल बिजनेस खोल के भी काम कर सकते थे। एक पार्टनरशिप बिजनेस में, एक सोल प्रोप्राइटरशिप में भी कर सकते थे। तो मैंने कंपनी ही क्यों फॉर्म किया? अगर आप लोगों ने अकाउंट्स में देखा है, अकाउंट्स किया है, तो आप लोग को पता होगा कि पार्टनरशिप जो कंपनी होता है उनका जो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है। मतलब कि अगर मान लो कल को उस कंपनी का दिवाला निकल जाए, उस पार्टनरशिप फॉर्म का दिवाला निकल जाए, तो उस पार्टनरशिप फॉर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं वो उनका पर्सनल असेट्स, मतलब उनका पर्सनल जो भी घर, दौलत, बंगला, ये सब चीज भी यूज हो सकता है। हम लोग मतलब क्रेडिटर अपना पैसा रिकवर करने के लिए ये सब तक बिकवा सकता है। लेकिन जो कंपनी होता है वो सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है अपने मेंबर्स को। जो लोग एक साथ मिल के आ रहे हैं सामान बेचने के लिए, उनको एक सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। किस तरीके से सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है? वो ये बोलता है कि भाई जो लोग मेरे कंपनी में है, मतलब जो मेंबर्स है, और जो मैं हूं, मैं मतलब कंपनी, हम लोग दोनों अलग अलग है। हम लोग दोनों एक ही इंसान नहीं है। मतलब एक सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब उसको एक वजूद देता है। कंपनी फॉर्म करने से उस एंटिटी को एक वजूद मिलता है कि वो एक अलग एंटिटी है, एक अलग इंसान है। ऑब्वियसली एक लिविंग बीइंग तो होगा नहीं वो, तो वो क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन, उसको एक पर्सन का दर्जा दिया जाता है। कंपनी फॉर्म करने से उसको एक पर्सन का दर्जा मिलता है जो कि कंप्लीटली डिस्टिंक्ट होता है फ्रॉम इट्स ओनर्स, मतलब ओनर्स से बिल्कुल ही अलग। मतलब क्या कि अगर कल को कंपनी का दिवाला निकला तो कंपनी का असेट्स यूज होगा, लेकिन ओनर्स का असेट्स कभी भी क्रेडिटर्स का पैसा या कोई भी लाइबिलिटी चुकाने के लिए यूज नहीं होगा। तो कौन कम रेस्पॉन्सिबल है? फाइनेंसेस, असेट्स और लाइबिलिटीज। कंपनी अपने खुद के लाइबिलिटीज, असेट्स और फाइनेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और ना कि ओनर्स। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो रहा है। द पर्पस ऑफ दिस इज टू ले डाउन क्लियर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। अब हम लोग, एक डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसके बारे में हम लोग आज आगे पढ़ेंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इन सब डॉक्यूमेंट्स में कंपनी का जो भी ऑब्जेक्टिव्स है ये क्लियरली नोटेड रहता है। अब एक बात बताओ, मान लो मैंने कंपनी शुरू किया था और मेरा मोटिव ये था कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मान लो इंडक्शन प्रोवाइड कर सके। हम ये चाहते थे कि इंडक्शन ज्यादा से ज्यादा घरों में जाए ताकि जो गैस का खर्चा है वो बचे। हर महीने गैस लगता है या हर 2 महीने पे गैस लगता है, तो हम चाहते थे कि उसका खर्चा बचे और लोग ज्यादा से ज्यादा इंडक्शन खरीदे। यही था मेरे कंपनी का ऑब्जेक्टिव।
इंडक्शन सेल करना शुरू किया, 2 महीना 3 महीना बाद मेरे को ये रियलाइज हुआ कि इंडक्शन के साथ साथ हम और भी बहुत सारी चीज बेचने लगे, और जो मेरे कंपनी का मेन मोटिव था वो तो हम भूल ही गए। तो जब हम लोग एक कंपनी फॉर्म करते हैं तो हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली ले डाउन करते हैं। इससे क्या होगा, हम लोग भटकेंगे नहीं, हम लोग को ये भटकने से रोकता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग का जो रूल्स लिखा है, जो हम लोग को ऑब्जेक्टिव्स लिखा है, उसके बाहर तो हम लोग एक्ट कर नहीं सकते। तो ये सबसे मेजर मोटिव, 3 मेजर मोटिव्स है कंपनी फॉर्म करने का। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कंपनी क्या होता है। 3 तरीके के कंपनीज हो सकते हैं। हम लोग को अगर कंपनी फॉर्म करना है तो इन्हीं तीनों में से किसी एक फॉर्म में हम लोग कंपनी बना सकते हैं। क्या है वो 3 फॉर्म्स? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। अब एक पब्लिक कंपनी क्या है? अगर आपको एक पब्लिक कंपनी बनाना है तो आपको 7 से ज्यादा लोग चाहिए। अगर आपके पास 6 लोग हैं तो आप कंपनी बिल्कुल भी फॉर्म नहीं, पब्लिक कंपनी बिल्कुल भी फॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपको कम से कम तो 7 जन चाहिए एक पब्लिक कंपनी फॉर्म करने के लिए। एक प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 जन चाहिए होते हैं, 2 और मोर पर्सन। 2 से ज्यादा हो सकते हैं पर 2 से कम नहीं होना चाहिए। और एक 1 पर्सन कंपनी, नाम पढ़ के ही जो हम लोग को समझ में आता है कि एक इंसान भी एक कंपनी फॉर्म कर सकता है। अगर मान लो हम एक सोल मेंबर और मेरे को एक कंपनी फॉर्म करना है तो हम एक 1 पर्सन कंपनी बना सकते हैं, जिसको बोलते हैं ओपीसी। अब देखो इसको लिखने का तरीका कैसे होता है। मान लो एबीसी एक कंपनी है, अगर एबीसी पब्लिक कंपनी है तो वो लिखेगा एबीसी लिमिटेड। अगर एबीसी प्राइवेट कंपनी है तो वो लिखेगा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। और अगर एबीसी एक 1 पर्सन कंपनी है तो वो कैसे लिखेगा, वो लिखेगा एबीसी, फिर वो ब्रैकेट में ओपीसी लिखेगा और फिर प्राइवेट लिमिटेड लिखेगा, क्योंकि ओपीसी भी एक तरीके का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही है, लेकिन उसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है जो प्राइवेट कंपनी से अलग होता है। आई होप टाइप्स ऑफ कंपनी आपको एकदम क्लियर हुआ। आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अगर मेरे को एक कंपनी फॉर्म करना है तो मेरे को क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा कंपनी को फॉर्म करने के लिए। आप लोग को सबको मालूम होगा कि एमसीए का वेबसाइट होता है, हम लोग को बहुत सारा कंप्लायंसेस करना पड़ता है। एक कंपनी को मेंटेन करना बिल्कुल भी इजी काम नहीं है, क्योंकि एक कंपनी एक ऐसा जगह है जहाँ पे वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, स्टार्टअप की तरह भी रह सकता है। तो जैसे जैसे कंपनी बड़ा होते जाता है ना, उसके ऊपर कंप्लायंसेस बढ़ते जाता है। तो इसलिए उसको जब इंकॉर्पोरेट करना होता है, उसको जब बनाना होता है, तो उसका प्रोसीजर होता है, एक अच्छा खासा प्रोसीजर होता है, जिसको हम लोग आज देखेंगे। तो मान लीजिए ये है राम। राम को बनाना था अपना कंपनी, तो सबसे पहला, अब एक बात बताओ, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उस बच्चे के लिए सबसे पहले क्या सोचते हैं कि एक नाम दे उसको, हम लोग बाबू भैया इस तरीके से बुलाए, इससे अच्छा उसको एक नाम दे दें जिस नाम से हम लोग उस बच्चे को बुला सके। तो कंपनी कंपनी बोलने से अच्छा कंपनी को एक नाम दे दो। तो सबसे पहला काम होता है चूज एन अप्रोप्रिएट नेम। अब एक बात बताओ, अगर मेरे को फूड का कंपनी खोलना है, ठीक है, और मेरे फूड की कंपनी को मैंने नाम दे दिया स्टील्स कंपनी लिमिटेड, भाई ये कोई आएगा क्या? तो जो नाम हुआ है वो ऐसा होना चाहिए कि वो रिप्रेजेंट करे मेरे कंपनी को। मतलब अगर मेरा फूड कंपनी है तो टेस्टी लिमिटेड, फूड लिमिटेड, फूड प्लाजा, कुछ फूड रिलेटेड नाम होना चाहिए जिससे लोग अट्रैक्ट हो मेरे कंपनी की तरफ। तो एक अच्छा नाम, एक अप्रोप्रिएट नाम हम लोग को सेलेक्ट करना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब एक बात बताओ, जब बच्चे का नाम रख देते हैं तो उसके बाद बनाते हैं बच्चे का कुंडली। उस कुंडली में उस बच्चे के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यही इंफॉर्मेशन हम लोग के कंपनी में किसके पास होगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के पास और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के पास, जिसको हम लोग प्यार से छोटे में करके क्या बोलते हैं? मोआ एंड ओआ, ठीक है, एमओए एंड एओए। तो ये वो जगह है, वो डॉक्यूमेंट्स है जहाँ पे कंपनी के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है या कंपनी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर मेंशन रहता है। इसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं? इसके बाद हम लोग बनाते हैं कंपनी को, मतलब कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। यहाँ पे ये वो प्रोसीजर है जिसके बाद मेरा कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया, मतलब अप्रूव्ड हो गया। कौन अप्रूव करता है?
कौन अप्रूव करता है कंपनी को? कंपनी अप्रूव होता है आरओसी के द्वारा। मेरा रजिस्ट्रार, आरओसी का फुल फॉर्म होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो हम लोग ये सारा डॉक्यूमेंट्स फाइल करके रजिस्ट्रार के पास भेजते हैं। वो रजिस्ट्रार चेक करता है कि हाँ भाई ये सही है, ये सही है, ये सही है, मेरे को इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, आप एक कंपनी बिल्कुल फॉर्म कर सकते हो। और जैसे ही वहां से अप्रूवल मिलता है तो हम लोग का एक कंपनी फॉर्म हो जाता है। प्रिंटिंग, साइनिंग एंड स्टैंपिंग, वेटिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। देखो क्या लिखा है, प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। तो जैसे मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को हम लोग प्रिपेयर करते हैं, पहले बनाते हैं, और बनने के बाद जब हम लोग उसको रजिस्ट्रार के पास भेजते हैं तो वहां पे क्या होता है, वो लोग साइन करके देता है, अप्रूव करके देता है, तो उसका ही प्रिंटिंग, साइनिंग, स्टैंपिंग, ये सारा चीज होता है। इसके बाद क्या होता है, कंपनी तो बन गया, लेकिन कंपनी को बनने के लिए, रजिस्टर होने के लिए कुछ रजिस्ट्रेशन फी लगता है। आप लोग जब कंपनी बनाओगे, या कंपनी अगर आपके आसपास में मम्मी पापा ने कभी कंपनी फॉर्म किया होगा तो आप लोग को पता होगा कि रजिस्ट्रेशन फी लगता है। जो गवर्नमेंट है हमारी, वो कंपनी फॉर्म करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ फीस लेता है, तो रजिस्ट्रेशन फी पे करेंगे, और वो पे करने के बाद मेरे पास आ जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये डॉक्यूमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है अगर मुझे कंपनी चलाना है। अगर इस डॉक्यूमेंट के बिना अगर आप अपना कंपनी रन कर रहे हो, अगर इस डॉक्यूमेंट के बिना कंपनी रन कर रहे हो, देन कभी भी आपको गवर्नमेंट पकड़ेगा तो आपके ऊपर अच्छा खासा फाइन लगा देगा। दिस डॉक्यूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रन अ कंपनी। ये डॉक्यूमेंट एक सर्टिफिकेट होता है, प्रूफ होता है कि ये एक सही तरीके से इनकॉर्पोरेट किया हुआ कंपनी। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे कि यहाँ जो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स देखा था, कुंडली, वो क्या है, इस ये मेमोरेंडम में और ये आर्टिकल्स में आखिरकार ऐसा होता क्या है, तो आइए देखते हैं। Memorandum of Association. The Memorandum of Association of a company can be referred to as its rule book. Rule book. अब जैसा कि नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है, रूल बुक मतलब कि इस कंपनी के ऊपर जो भी रूल्स अप्लाई होगा वो इस बुक में लिखा होगा, वो इस स्टेटमेंट में लिखा होगा। The memorandum states the field in which the company will do business, objectives of the company, as well as the type of business the company plans to undertake. अब देखो, मान लो मैंने मेमोरेंडम बनाया और मेमोरेंडम में मैंने ये लिख दिया कि हम फूड का बिजनेस करेंगे। ठीक है, मैंने अच्छा से 2 साल 3 साल फूड का बिजनेस किया और मैंने देखा मेरा कंपनी बहुत अच्छा रन कर रहा है, और मैंने सोचा कि मेरे को स्टील का कंपनी भी खोलना है, या मान लो फूड का कंपनी था तो मैंने सोचा फूड रिलेटेड कोई और बिजनेस करते हैं। आज तक हम लोग फूड सिर्फ सेल करते हैं, अब मेरे को टिफिन बिजनेस भी शुरू करना है, हम टिफिन भी देंगे लोगों को अब से। तो अब मेरा थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो रहा है, बिजनेस का नेचर चेंज हो रहा है। अभी तक तो गुड्स प्रोवाइड कर रहे थे, पर अब मेरे को सर्विसेज भी देना है अलग से। तो अब क्या होगा, या मान लो वेजिटेबल का स्टोर खोलना है, एक मेरे को डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना है, तो ये सब हम अचानक से करना शुरू कर दिए, लेकिन मेरे मेमोरेंडम में, मेरे रूल बुक में तो वो लिखा हुआ नहीं था। तो हम अगर रूल से बाहर जाके कुछ भी करेंगे तो मेरे ऊपर पेनाल्टी लगेगा। तो ये वो बुक है जो हम लोग को अपने दायरे में रहने के लिए बोलता है, मतलब हम लोग को डिस्ट्रैक्ट होने से रोकता है। अगर मेरे को एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना है तो सबसे पहले मेरे को अपने मेमोरेंडम को चेंज करना होगा, अपने रूल बुक को चेंज करना होगा। सबसे पहले जाके हम लोग अपने रूल बुक में ऐड करेंगे कि मेरा फूड का बिजनेस तो है, इसके साथ साथ मेरे को अब एक डिपार्टमेंटल भी खोलना है, डिपार्टमेंटल स्टोर भी खोलना है। तो हम लोग जब उसको ऐड कर देंगे तब हम लोग वो बिजनेस कर सकेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब देखो, जो हम लोग का मेमोरेंडम होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 5 क्लॉजेस, मतलब कि इसमें 5 तरीके का इंफॉर्मेशन होता है जो हम लोग को प्रोवाइड करना होता है। क्या क्या है वो इंफॉर्मेशन? नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज और कैपिटल क्लॉज। अब ध्यान से देखो, नेम क्लॉज में क्या होगा, कंपनी का नाम। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में बताना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्लॉज में जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कंपनी क्या क्या बिजनेस कर रही है, कंपनी क्या मतलब उसका स्कोप क्या है, वो किन चीजों को कवर करना चाहती है, वो कंपनी क्यों फॉर्म किया गया है, इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सारा हम लोग इस ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखते हैं। फिर होता है लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज में हम लोग ये मेंशन करते हैं कि कंपनी का लाइबिलिटी कितना हो सकता है, लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगा, कैपिटल जितना लाइबिलिटी रहेगा, या जो भी उस
मतलब जो मेंबर्स है वो किस तरीके से लाइबिलिटी को बेयर करेंगे, और कैपिटल क्लॉज जहाँ पे कंपनी को कितना पैसा मेंबर्स ने दिया है या मैंने कितना कंट्रीब्यूट किया है वो आता है कैपिटल क्लॉज में। आई होप इतना क्लियर है। तो मेमोरेंडम में ये सारा इंफॉर्मेशन रहता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या हो गया? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट दैट स्टेट्स रूल्स व्हिच द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी विल फॉलो। अब देखो, हम लोगों ने अभी तक कंपनी को तो देख लिया, कंपनी के ऊपर क्या रूल्स लागू होगा, क्या होगा, मेमोरेंडम में सब लिख दिया था। मेरे जो मेंबर्स है, कंपनी के अंदर जो मेंबर्स है, मतलब इंटरनल मैनेजमेंट, उनके ऊपर कुछ रूल्स होना चाहिए। वो लोग किस तरीके से काम करेंगे ये कहाँ लिखा रहता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। आर्टिकल्स क्या बताता है? राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स, मतलब मेंबर्स के ऊपर जो लोग हैं, जो मेंबर्स है कंपनी के अंदर, उनका राइट्स क्या है, उनका ड्यूटीज क्या है, उनके ऊपर लाइबिलिटीज कितना है, ये बताता है मेरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। द आर्टिकल क्रिएट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। देखो, कंपनी के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट्स था कंपनी का, उसका नाम, उसका ऑफिस, वो सब हम लोग मेमोरेंडम में लिखे थे। मेंबर्स के ऊपर जो भी रूल्स है, राइट्स, ड्यूटीज है, वो हम लोग कहाँ लिख रहे हैं? आर्टिकल्स में लिख रहे हैं। तो आर्टिकल क्या कर रहा है? ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहा है एक मेंबर के बीच में और एक कंपनी के बीच में। मतलब आर्टिकल कैसे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहा है? आर्टिकल ये बताता है कि मेरे कंपनी में तुम मेंबर्स लोगों का क्या काम है, तुम मेंबर्स लोगों का क्या ड्यूटीज है, क्या राइट्स है, क्या लाइबिलिटीज है, ये मैं बताऊंगा। कौन है ये है आर्टिकल। आर्टिकल मेंबर्स को बताता है कि उसको कंपनी में किन तरीके के राइट्स, ड्यूटीज रहेंगे। आई होप इतना क्लियर हो रहा है आपको। इट इज इक्वली बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ऐसा नहीं कि 3 मेंबर्स को फॉलो करना, बाकियों को नहीं करना, या 4 को करना है और किसी को नहीं करना। सबके ऊपर इक्वली बाइंडिंग होता है, जितने भी मेंबर्स है सबके ऊपर थ्रू आउट अप्लाई होता है आर्टिकल्स। अब आइए देखते हैं कि मेमोरेंडम में और आर्टिकल्स में डिफरेंसेस क्या है। जो मेरा मेमोरेंडम है वो एक फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है which are required for the incorporation of the company। ये एक फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है। अब देखो, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, कंपनी में कैपिटल कितना आ रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन के बिना तो कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं हो सकता। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो ये क्या होता है? फंडामेंटल इंफॉर्मेशन होता है जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए चाहिए। पर आर्टिकल्स क्या बताता है? आर्टिकल्स बताता है रूल्स एंड रेगुलेशन जिससे कंपनी गवर्न होगा। गवर्न होगा मतलब चलेगा। कंपनी को चलाने वाला कौन है? मेंबर्स। और मेंबर्स के ऊपर जो रूल्स रेगुलेशंस होता है वो कहाँ लिखा होता है? आर्टिकल्स में। अब क्या है? टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन, ये बताता है पावर्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी का पावर क्या है, कंपनी किस हद तक परफॉर्म कर सकता है और उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जबकि आर्टिकल्स बताता है कि अगर मेरा हद, मतलब मेरा लिमिट, मेरा पावर जो भी है, उस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए मेरे को क्या रूल्स फॉलो करना है, वो बताता है मेरा आर्टिकल्स। मतलब मेरा जो स्टेप्स जो मेरे को कंपनी में फॉलो करना है, मतलब कि मान लो कि मेरा रूल है अगर कंपनी में कि हर साल या हर महीने मान लो मेरे को एक मीटिंग रखना पड़ेगा, तो ये कौन बताएगा? ये आर्टिकल्स बताएगा कि हर महीने एक मीटिंग होना चाहिए। लेकिन पावर्स क्या बताएगा? कि मेरे कंपनी में सिर्फ इतना ही बिजनेस हो सकता है। मतलब मान लो अगर फूड का बिजनेस तो फूड का ही बिजनेस हो सकता है, अगर वो क्लोथ्स का बिजनेस तो क्लोथ्स का ही बिजनेस हो सकता है। तो पावर्स बताता है मेमोरेंडम और रूल्स बताता है मेरा आर्टिकल्स। स्टेटस क्या है? इट इज सबऑर्डिनेट टू द कंपनीज एक्ट। मतलब कंपनीज एक्ट बड़ा है, मतलब अगर कंपनीज एक्ट कुछ बोल दिया तो उसको मेमोरेंडम कभी भी ओवर नहीं, उसके ओवर नहीं जा पाएगा, उसको ओवर रूल नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो अगर कंपनीज एक्ट में लिखा है कि मेरा 7 मेंबर्स होना चाहिए कम से कम एक पब्लिक कंपनी फॉर्म करने के लिए, मैंने 6 मेंबर्स में फॉर्म कर दिया और मैंने अपने मेमोरेंडम में लिख दिया कि 6 मेंबर्स में मैंने कंपनी बना दिया, तो वो हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग इसमें कंपनी का पावर लिखते हैं, लेकिन वो पावर कभी भी कंपनीज एक्ट को ओवर रूल नहीं कर सकता, एक्सीड नहीं कर सकता। तो ये क्या है? सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मतलब छोटा, कंपनीज एक्ट से छोटा होता है। और आर्टिकल्स क्या होता है? इट इज सबऑर्डिनेट टू द मेमोरेंडम, मतलब ये मेमोरेंडम से छोटा होता है। क्यों? क्योंकि ये तो पावर बता रहा है। अब उस पावर में रहते हुए मेरे को जो रूल्स फॉलो करना है वो आर्टिकल्स बताता है, तो इट इज सबऑर्डिनेट टू द मेमोरेंडम।
तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया, तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।